कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सिलेबस का एक और टॉपिक आज आपका कंप्लीट किया जाएगा और आप लोग देखना, जैसे जहाँ पे आपने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मैंने कराया था, उसके बाद एक टॉपिक आपका करा दिया है शस्त्रों की होड़ वाला। ठीक है, नेक्स्ट एक टॉपिक वहीं पे होगा वैश्विक तापन और प्रदूषण वाला। वैश्विक तापन, उसकी समस्या, निदान वगैरह। ये तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर भाषणबाजी करें, बहुत ज़्यादा उस पर व्याख्यान करें, इससे बेहतर ये है कि हम एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे वहाँ से फैक्ट क्या बनते हैं। क्योंकि ओवरऑल यहाँ पे मैं आपके सामने आया हूँ, ज्ञान देना अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम निकलवाना भी तो महत्वपूर्ण है ना। आप पढ़ क्यों रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल पे जाएं और वो चीज़ें यहाँ से आपको मिल सकें जो आप चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चीज़ों को देखते हैं। तो आपका जो टॉपिक है वहाँ पे लिखा है वैश्विक तापन और उसके निदान, समस्या वगैरह, उसको हम लोग कर लेते हैं। वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और यूकेपीएससी स्पेशली एनवायरनमेंट को बहुत फोकस करता है। कभी भी चेक करना, यूकेपीएससी के एग्जाम्स जितने भी होते हैं वहाँ एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं और ये करंट अफेयर, एनवायरनमेंट, ये बहुत अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूकेपीएससी के एग्जाम में। तो हम लोग वो चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले के टॉपिक करा दिए हैं, वो आपने तैयार कर लिए होंगे, तो आज फिर से एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है और वो टॉपिक वही है पूरा। ठीक है, समस्या, निदान वगैरह जो भी लिखा है उसने, वैश्विक तापन की समस्या आपका टॉपिक है। वैश्विक तापन एक हिसाब से देखा जाए, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको बोलते हैं। देखिए इसकी समस्या वगैरह जो भी लिखा है सिलेबस में। अब मेन चीज़ क्या होता है बच्चों, हमारे जो अर्थ है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वो गर्म किससे होता है बेसिकली। वो क्या होता है, सनरेज आती हैं ऊपर से, सौर विकिरण जो आती है वो आती हैं, वो अर्थ से टकराती हैं, टकराने के बाद जो वापस जाती हैं, वापस जाने से जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, जलवाष्प है, धूल कण है, ये इनको ब्लॉक करती हैं या इनको अवशोषित करती है, इनको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करती हैं। तो उस वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज होता है। लेकिन CO2 की जो मात्रा है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर CO2 अपने बैलेंस स्टेज में है तो हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर CO2 होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो समझ लीजिए इस धरती पर रहने लायक नहीं होगा। ये क्या होगा, बर्फ का गोला होगा। और CO2 इतनी ज़्यादा हो जाए कि यहाँ पर पूरी पृथ्वी जो होगी नष्ट होने की कंडीशन में हो जाएगी, अगर यहाँ CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो होगा, बीमारियां होंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, जो देश समुद्र के आसपास हैं वो डूब जाएंगे। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट है जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी ऐसा एक इफेक्ट है, मान के चलिए, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में क्या करता है, एक मतलब पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। जिन गैसेस से वो अपने आप में वैश्विक तापन या ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। अगर कभी यही पूछ दिया कि ग्रीन हाउस जो आपका टॉपिक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है आखिर, हरित गृह प्रभाव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, हरित गृह प्रभाव भी लिख देना। इसके आगे आप लोग सीधे लिख दो, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण से वायुमंडल का तापमान, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है वायुमंडल में, ऐसे लिखो, वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के, ग्रीन हाउस गैसेज होती है ना, अभी बताता हूँ क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण, घनीकरण डेंस होगी, ठीक है, बढ़ गया उनकी मात्रा, घनीकरण से वायुमंडल का तापमान जब बढ़ता है, से तापमान में वृद्धि लिखो, से तापमान यानी तापमान में वृद्धि अपने आप में क्या कहलाती है बच्चों, सीधे सीधे ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, अगर इनका नंबर बढ़ता है, इनकी सांद्रता बढ़ती है और बढ़ने की वजह से अगर पृथ्वी का तापमान इंक्रीज हो जाता है, ये बढ़ जाता है, तो ये जो अपने आप में इफेक्ट कहलाता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है, सिंपल सी बात है कि आखिर ये ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी होती हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस बेसिकली 6 गैसेज को माना जाता है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट एक तो है जलवाष्प, जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है वेपर। ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है CO2। ठीक है, यानी पहला लिखा आपने कार्बन जलवाष्प, दूसरा लिखो CO2, तीसरा लिखो मीथेन, चौथा लिखो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, मीथेन लिखो CH4, मीथेन, अगला लिखो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और लास्ट लिखो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFC। तो ये जो जलवाष्प है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC है। ये बेसिकली क्या कहलाती हैं बच्चों, अपने आप में ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और हमेशा याद रखना, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, CO2, यानी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, सबसे ज्यादा जो प्रभावित करती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस ही है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन कभी इस तरीके से पूछता है कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। बट एक चीज याद रखना, जलवाष्प एक ऐसी चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव को करती है, लेकिन उसकी मात्रा वहां कम है। आपको पता है जो जलवाष्प है इसका प्रभाव ग्रीन हाउस गैस में 60% तक हो सकता है, लेकिन इसकी मात्रा कम है। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव सिर्फ 24% तक है, लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा है। यानी इनकी जो मात्रा है, जैसे जलवाष्प है उसकी मात्रा कम है, बाई चांस अगर जलवाष्प की मात्रा CO2 की तरह होती तो सोचो अर्थ की क्या कंडीशन होती। ये 60% तक प्रभावित करता है किसको, अपने आप में ग्रीन हाउस इफेक्ट को, यानी हरित गैस जो ग्लोबल वार्मिंग है। जबकि CO2 तो सिर्फ 24% है, लेकिन मात्रा CO2 की वहां ज्यादा है, ये कम पाया जाता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण गैस जो ज्यादा है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के लिए, अगर कभी ये पूछता है कि ग्रीन हाउस गैस सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है, CO2 है। इसको ध्यान रखना और सबसे ज्यादा उत्तरदायी लिखो, सर्वाधिक उत्तरदायी लिखो इसके बगैर में, सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, CO2 है। किस चीज के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो आपसे ग्रीन हाउस गैसेस का अगर नाम पूछता है तो आप लोग इसको बता दोगे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वाधिक प्रभाव कौन डालता है, अगर बाई चांस आपके ऑप्शन में जलवाष्प भी आ गया और CO2 भी आ गया, तो हमेशा याद रखना सर्वाधिक प्रभाव जो डालेगा वो डालता है कौन, जलवाष्प डालता है। लिखो, हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक प्रभाव किसका रहता है, ग्रीन हाउस गैसेस में सर्वाधिक प्रभाव रहता है जलवाष्प का। और जलवाष्प का जो रहता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ये 60% तक पाया जाता है, बट ये इसकी मात्रा ही कम है वहां। ठीक है, इसीलिए इसको नहीं कंसिडर किया जाता इतना ज्यादा जितना कि CO2 को किया जाता है। और ये किस रूप में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप में। ये तो नेचुरल है ना, ये प्राकृतिक है। अब इनका नंबर बढ़ जाता है जब एटमॉस्फेयर में, ये क्या करती हैं, जो रेज ऊपर जाती हैं या जो आती हैं उसको सोख लेती हैं, यानी बाह्य अंतरिक्ष में नहीं जाने देती हैं सौर विकिरण को, या अर्थ से जो वापस जाता है रेडिएशन, तो ये सोख लेती हैं। तो एटमॉस्फेयर में ही वो टेम्परेचर रह जाता है, जिससे कि क्या होता है, यहाँ का तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के आधार पर उसका क्रम लिखो, ग्रीन हाउस गैसों का उनके प्रभाव के आधार पर, उनके प्रभाव के आधार पर जो क्रम होगा, ठीक है, एक सीरीज जो होगी वो कौन सी होती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा कौन, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड, फिर डालता है मीथेन CH4, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद डालता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड N2O, फिर डालता है CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन से। ठीक है, ये आपको बताना चाहिए। CO2 सबसे ज्यादा प्रभाव, फिर मीथेन, फिर N2, फिर CFC। बेसिकली इन गैसेस को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। ठीक है, अब हरित, जैसे नॉर्मली आपसे बोलो, जैसे आपने हरित ग्रह प्रभाव क्या है, वैश्विक तापमान में वृद्धि। जैसे कभी आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, हरित ग्रह प्रभाव से आप क्या समझते हैं, यानी आप इसको सीधे सीधे बोल दोगे वैश्विक तापमान में वृद्धि, यानी ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि, इसको क्या बोला जाता है, हरित ग्रह प्रभाव बोला जाता है। इसको ध्यान रखना। वैश्विक तापमान, वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल जो टेम्परेचर है, उसमें वृद्धि जो है अपने आप में क्या होता है, हरित ग्रह प्रभाव। अब बच्चों देखो, जो ये गैसेस है ना, CO2 क्या है, एक तो नेचुरल रूप से पाई जाती है, और ये CO2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है पेड़ पौधों के लिए। अगर CO2 की सांद्रता बढ़ रही है, CO2 बढ़ रहा है, तो पेड़ पौधों के लिए तो फायदेमंद है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आपका सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तभी उनकी वृद्धि होती है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 ग्रहण, ये तो पढ़ा है ना आपके। CO2 बहुत जरूरी है इस अर्थ के लिए, लेकिन उसकी एक मात्रा होनी चाहिए। अगर वो CO2 ज्यादा बढ़ गया इस अर्थ में, तो समझ लो कि जो वैश्विक ताप है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र तल का स्तर बढ़ेगा, देश डूबेंगे, बीमारियां होंगी, एग्रीकल्चर खत्म होगा, तूफान आएंगे, चक्रवात आएंगे, बेमौसम बारिश होगी। तो ये बहुत ज्यादा अर्थ को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए जो है विश्व स्तर पे अलग अलग समय पे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए,
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, और अलग अलग समिट वगैरह होते हैं जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाए जाते हैं, राष्ट्रों से अपेक्षा की जाती है कि वो अपना CO2 का उत्सर्जन कम करें, क्योंकि CO2 जितना इमिशन होगा उसका उतना ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो मुख्य गैस है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और CO2 के बिना काम भी नहीं चल पाता, ये भी आप जानते हैं। इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, लेकिन उसकी मात्रा अगर एक लिमिट से ज़्यादा होगी तो फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, अब देखना एक क्वेश्चन और भी आता है, धान के खेत देखे होंगे ना, धान के खेत, वहां से गैस की एक कार्बन, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो गैसेज हैं वो निकलती है, वो कौन सी है, लिखो। धान के खेत से उत्सर्जित गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव में वैश्विक तापमान वृद्धि करती है, लिखो, ऐसे लिखो, धान के खेत से उत्सर्जित, धान के खेत से उत्सर्जित गैस जो ग्लोबल वार्मिंग, GW लिखते हैं, ठीक है, में योगदान देती है, कौन सी हो, मीथेन है। ठीक है, ये भी आता है, एक बार पेपर में आया था, बहुत बार पूछता है कि धान की खेतों से कौन सी गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग में क्या करती है, योगदान देती है। इसी प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए जो ग्रीन हाउस गैस है ना, मतलब जो जलवायु परिवर्तन का कारण, जो अब जैसे एक CH4 है, और जो जैसे जानवर होते हैं, पालतू पशु होते हैं ना, जुगाई वगैरह करते हैं, उससे भी ग्लोबल वार्मिंग मतलब जो गैसेज हैं वो निकलती है। अब देखने इन गैसेज से क्या होता है बच्चों, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, जलवायु परिवर्तन का कारण, वो टॉपिक आपका बन जाएगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का कारण, क्या क्या कारण हो सकता है जलवायु परिवर्तन का, मेन जो कारण हो सकते हैं, एक तो क्या हो सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हो सकती हैं, ग्रीन हाउस गैस, इसी से क्या होता है, बेसिकली जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके अलावा ओजोन परत है, आपने सुना होगा उसका क्षरण, ओजोन परत का क्षरण, ठीक है, ये ओजोन परत को नुकसान। इसके अलावा प्रदूषण आदि, ये सब के सब क्या हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसी गैस है CO2 जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। ठीक है, लिखो, कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों, धरती पर जीवन हेतु, नोट करके लिख देना। ठीक है, लाभदायक व हानिकारक दोनों, लाभदायक भी है प्लस हानिकारक, ये एक ऐसी गैस है जो हानिकारक, CO2 जो है धरती पर जीवन के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी है। मतलब लाभदायक कैसे होगा, क्योंकि पेड़ पौधे, इसी से पृथ्वी में जो रहने लायक कंडीशन है, नहीं तो पृथ्वी बहुत ठंड हो जाती इसी से। और नुकसान कैसे करता है, नुकसान कैसे करेगा, टेम्परेचर को बढ़ा देगा, ग्लोबल वार्मिंग करेगा अगर इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो। ठीक है, एक टर्म्स आया था, एक बहुत बार क्वेश्चन आता है, आप कार्बन फर्टिलाइजेशन से क्या समझते हैं, कार्बन निषेचन का क्या मतलब है, कार्बन फर्टिलाइजेशन या कार्बन निषेचन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, ये सब पर्यावरण से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित, लिखो, कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन लिखो। इसका मतलब है सिंपल सी बात, CO2 बढ़ रहा है तो पेड़ पौधों की जो वृद्धि होती है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं पादप वृद्धि, वो भी होती है वाली बात है, इसी को बोलते हैं। तो पादप में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, ये इंक्रीज का साइन है। ठीक है, बढ़ रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। यानी कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन अगर आपसे पूछता है तो सीधे सीधे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने पर पादपों में होने वाली वृद्धि को आप किस रूप में देखते हैं, कार्बन निषेचन के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इस तरीके से देखना, वायुमंडल जो है हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें अगर बैलेंस रखना है, संतुलन रखना है, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कितना माना गया है। ठीक है, लिखो, वायुमंडल में संतुलन हेतु, वायुमंडल में संतुलन हेतु CO2 की मात्रा, CO2 की मात्रा, यानी कितनी मात्रा होनी चाहिए कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है संतुलित रहे, ये रहता है तो 0.03%। ठीक है, 0.03%, ये एक बैलेंस कंडीशन होगी। अब है कितना ज्यादा आप खुद ही समझ सकते हैं, तो ये संतुलन हेतु है। ठीक है, अब ऐसी एक क्वेश्चन लिखो, मीथेन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, मीथेन के स्रोत, जो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और मतलब जो ये ग्रीन हाउस गैस है ना, इसके सोर्स होते हैं, एक धान के खेत होते हैं, कोयले की खान होती है, पालतू पशु होते हैं, आर्द्र भूमि होती है। ठीक है, सब देखो, धान के खेत, यहाँ से भी मीथेन निकलती है, पालतू
पालतू पशु मीथेन छोड़ते हैं, ठीक है, पालतू पशु। इसके अलावा आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, और इसके अलावा जो हो सकता है अपना कोयला खान, कोयला खान, ये सब के सब क्या किसके सोर्स हैं, अपने आप में मीथेन के स्रोत हैं। इसको ध्यान में आपको क्या रखना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं बच्चों, उससे प्रभाव क्या होता है, आखिर उसने पूरा टॉपिक दिया है। कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उससे भी हम एक आध फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ठीक है, लिखो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव, लिखो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव, यानी क्या इफेक्ट इसका रहता है। सबसे पहले देखो, एक लिखो इसमें हिमनदी का पिघलना, यानी हिमनद होते हैं जो, हिमनद का पिघलना, ग्लेशियर, ठीक है, ये क्या होते हैं, पिघलना। जब से हिमनद पिघलेंगे, पिघलने से क्या होगा, पानी बन जाएगा, पानी बनेगा तो कहीं ना कहीं समुद्र में आएगा, तो समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सेकंड लिखो समुद्र का वाटर लेवल, ठीक है, जल स्तर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ के जो देश हैं उनको डूबने का चांसेस रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां होंगी, किससे होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस से होगा। इसके अलावा क्या हो सकते हैं, बेमौसम तूफान, चक्रवात, बाढ़, ये सब के सब किसका प्रभाव है, ग्रीन हाउस गैसेस का प्रभाव, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, मतलब ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये इसके अलावा कभी आपसे पूछता है, आप कॉमन सेंस से लगा के बता देना, जो भी बद से बदतर कंडीशन हो सकती है एक हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे जो आसपास जो हम देख रहे हैं, वो सब का सब जलवायु परिवर्तन का कारण है, यानी ग्रीन हाउस गैसेस का वो प्रभाव हो सकता है, ठीक है। अब बाई चांस ग्रीन हाउस गैसेस सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले कौन सा पोर्शन प्रभावित हो सकता है विश्व में, देखो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे पहले प्रभावित होगा ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो हरित गृह प्रभाव से, ठीक है, मैं सबसे पहले प्रभावित ये होते हैं बच्चों, एक तो ग्रीनलैंड और आर्कटिक लिखो, आपने देखा होगा ना, नॉर्थ इसमें उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक व ग्रीनलैंड, ये इलाका सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि यहीं से अपने आप में इसकी शुरुआत होगी, यहीं से बर्फ पिघलना शुरू होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हरित गृह प्रभाव है, इसके अभाव में भूमि सतह का तापमान कितना हो जाता है। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि अगर हरित गृह प्रभाव नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो पृथ्वी का तापमान होता -18 डिग्री। अब -18 डिग्री में कैसे रहते बताओ आप लोग। तो एक क्वेश्चन और लिख लो फैक्ट में, हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का तापमान होता, हरित ग्रह प्रभाव के अभाव में भू सतह का तापमान, -18 डिग्री तक हो सकता था, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, यानी 18 डिग्री तक का इसका टेम्परेचर हो सकता था, 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, -18 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं ये लाभकारी भी है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मात्राएं हमारे लिए सही नहीं है। अब देखो इन सब चीज़ों से क्या होता है बच्चों, जलवायु में परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज जो होता है, जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन होगा, एग्रीकल्चर, बीमारियां, सबका सब नेगेटिव इंपैक्ट जो हमारे टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में दिख सकता है, वो इसी से दिखता है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन। तो इसके लिए विभिन्न समय समय पर हमारे सम्मेलन होते हैं, कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करें, कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस के जो इमिशन हो रहा है, उसका उत्सर्जन हो रहा है, उसको कम करें, वैश्विक स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, ये अलग अलग होते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है क्योटो प्रोटोकॉल, लिखो क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था बच्चों 1997 में, और इसका संबंध किसी से था, जलवायु परिवर्तन से। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसका संबंध है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल जब लागू होता है, ये होता है 2005 से, लागू लिखो 2005, ठीक है, 2005 से इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। इसको भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए लागू 2005 से हुआ था। इसी क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की अवधारणा सामने आई थी, लिखो कार्बन क्रेडिट किस प्रोटोकॉल से आया था, क्रेडिट की अवधारणा कहां से निकली थी, क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है, अभी बताता हूं। क्योटो इसमें क्या होता है, जैसे कई राष्ट्र ऐसे होते हैं
क्योटो प्रोटोकॉल, कई राष्ट्र ऐसे होते हैं जो कार्बन का इतना उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा माना जाता है। अब बेचारे कहाँ से करेंगे बताओ, वो छोटे छोटे राष्ट्र हैं जैसे भूटान है ही नहीं उनके पास इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो कहाँ से कार्बन का उत्सर्जन होगा, ठीक है। तो उनको एक क्रेडिट दिया जाता है, जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए हल्के से, जैसे कोई दो कंट्री हैं, ठीक है, ए कंट्री है और ये बी है। अब इसकी क्षमता के हिसाब से एक टारगेट होगा कि आप इससे ज्यादा उत्सर्जन ना करें, ठीक है। जैसे आपने कहा कि ये 100 यूनिट उत्सर्जन कर सकता है, ये 60 यूनिट कर सकता है, इन ये दोनों 100 कर सकते हैं, चलो ठीक है। बाय चांस इस कंट्री ने 80 यूनिट उत्सर्जन किया, यानी ये 20 यूनिट के क्या हो गया, फायदे में रह गया, इसका क्रेडिट हो गया 20 यूनिट, और इसने क्या कर दिया, 100 की जगह 120 का कर दिया। अब इसका टारगेट था 100, इसने ज्यादा उत्सर्जन कर दिया, इसका 100 से ऊपर नहीं जाना था, इसने 80 किया, यानी ये इसके पास क्रेडिट हो गया 20 का, इसने अपना बचा दिया। अब वो जो 20 यूनिट है ना, ये इसको फंड के आधार पे, यानी ओवरऑल अर्थ में देखो होना कितना था, 200, यानी 100 इसका टारगेट दिया गया था, 100 इसका दिया गया था, तो 100 और 200 तक कर सकते थे। तो अब इसने 80 किया, इसने 120 किया, तब भी तो दोनों का मिला के 200 हो रहा है ना, 200 हो रहा। तो अब वो क्या कर सकता है, ये क्रेडिट के रूप में 20 यूनिट जो है वो अपना सेल कर सकता है, बेच सकता है कि हाँ चलो हमने कम किया है, आप हमारा जो है ये इतना पैसा, ये फंड है कि पर्यावरण पे लगाइए, एनवायरनमेंट के लिए काम कीजिए, और इतना आपने किया है तो इतना हमें दे दिया, हम अपना क्रेडिट आपको बेचने को तैयार। कुछ इस प्रकार का कॉन्सेप्ट है, बाद में जब कभी समय मिलेगा तो आपको बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल की अवधारणा जो कार्बन क्रेडिट की कहां से आई, क्योटो प्रोटोकॉल और कार्बन क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो सब का सब किस चीज से है बच्चों, जलवायु परिवर्तन से ही है, ठीक है। इसी क्रम में एक ऐसा कंट्री है जिसको कार्बन नेगेटिव कंट्री माना गया है, इतना कम उत्सर्जन होता है, वो है भूटान। कार्बन नेगेटिव भूटान को माना गया, और सर्वाधिक उत्सर्जन करता है कार्बन का चाइना, सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन ये करता है बच्चों, चीन करता है, ठीक है। कौन करता है, चीन करता है, इनको ध्यान में रखता है। इसी प्रकार से एक जैसे हमारे अर्थ को बचाने के लिए अब स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का पर्यावरण दिवस, वो तो ठीक है, वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा ना। तो इसमें एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन, ये हुआ था ब्राजील में 1992 में, इसको बोलते हैं रियो डी जेनेरो सम्मेलन। ब्राजील का एक शहर था रियो डी जेनेरो, ठीक है, यहां पर ये सम्मेलन हुआ था 1992 में। तो ये पूछता है पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरो सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था इस सम्मेलन में, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC की अवधारणा ठीक है, यहीं से आई थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी एक प्रकार का यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक फ्रेमवर्क था जो किस पे बात करता है, क्लाइमेट चेंज पे। वो कहां से कॉन्सेप्ट आया था, 1992 में रियो सम्मेलन से आया था, और इसकी जो अवधारणा आई थी ये, और ये कब लागू किया गया था अपने आप में बच्चों, ये लागू हुआ था पृथ्वी सम्मेलन के बाद, UN अभिसमन 21 मार्च 1994 को, ठीक है। ये लागू लिखो, लागू हुआ था 21 मार्च, मतलब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए राष्ट्रों ने अपना मतलब यहाँ पे अभिसमन रखा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे समझौते हुए, ये लागू होता है 1994। अगर आपसे कभी पूछता है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर अभिसमन की अवधारणा कब आई, हिंदी में भी लिख दो, अब क्या पता वहां बेहोश होके आ जाओ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन अभिसमन, ये कब UNFCC कहते हैं, ठीक है। इसकी अवधारणा आई थी रियो सम्मेलन 1992 में, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं इसको, और ये जो है अपने आप में 21 मार्च 1994 को इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से एक और पॉइंट आता है हरित जलवायु कोष, यानी जो फंड होगा एक हरित जलवायु के लिए, ग्रीन एनवायरमेंट पे लगाया जाएगा, वो कब से शुरू हुआ, हरित जलवायु कोष की अवधारणा लिखो, हरित जलवायु कोष। ये हुआ था बच्चों 2010 में शुरू हुआ था। यूनाइटेड नेशन का एक इसी प्रकार से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, वो था कानकून सम्मेलन, ठीक है। ये कहां से शुरू हुआ था, कानकून सम्मेलन से हरित जलवायु कोष की अवधारणा सामने आई थी, ठीक है। अब इसके बाद अंतिम जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है पेरिस जलवायु सम्मेलन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 वाला, ठीक है।
लिखो पेरिस जलवायु सम्मेलन। और वैसे इससे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछता है, वो आप लोग 1-2 दिन में उसकी वीडियो मिल जाएगी आपको। पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है। क्या लिखना आपको? पेरिस जलवायु समझौता। ये कब हुआ था अगर पूछता है तो ये हुआ था 2015 में। और ये लागू कब हुआ था पूछता है? लागू हुआ था बच्चों 4 नवंबर 2016 को, ठीक है। क्या मुख्य बिंदु था इसका? मुख्य बिंदु ये पूछता है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या था बच्चों? जो हमारे अर्थ है ना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी हमारे यहाँ पे जो औसत वैश्विक तापमान है, उसको औद्योगिक पीरियड से पहले, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था उससे पहले जो टेम्परेचर था उसका 2 डिग्री सेंटीग्रेड या हो सके तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाने का टारगेट रखा था, ठीक है। यानी इसका मुख्य बिंदु था वैश्विक औसत वैश्विक तापमान को, औसत वैश्विक तापमान को, औसत वैश्विक तापमान को सदी के अंत तक, सदी के अंत तक औद्योगिक समय से पूर्व, औद्योगिक काल से पूर्व की तुलना में 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 1.5 डिग्री, ठीक है, 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना। यानी आपका जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था उस समय जो टेम्परेचर था उसका 2 या 1.5%, यानी उस टाइम अगर 10% था तो उसका 12 या 11.5% तक चल सकता वाली बात, इतना इसको। अब पता नहीं अभी कितना है, 3, 4, 4.5 टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो ये था आपका, ठीक है। तो वैश्विक तापमान से अगर आपके क्वेश्चन आते हैं इतना से आपका काम बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे बेसिकली इससे क्वेश्चन वही पूछता है कि हरित गृह जो प्रभाव है उसकी गैसेस कौन सी हैं, या आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, पेरिस सम्मेलन हुआ था, यहीं से आपका क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका तैयार हो गया। इसके बाद एक टॉपिक इसी के आगे प्रदूषण लिखा हुआ है, हम प्रदूषण भी जल्द कर लेंगे। फिर मुझे लगता है नहीं कि वो जो नीचे नीचे टॉपिक दिए उसमें कुछ ऐसा बचा है। अगर आपको लगता है कि सर कोई टॉपिक छूटा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको भी क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।